Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 मार्च 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बल्गेरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो दोस्तों आज बिना क्वेश्चन के डायरेक्टली हम अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला वापस से न्यूज़ कवरेज में आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है कि उनकी मां ने अभी एक बेटे को जन्म दिया। आपको पता है ना, वो 22 महीने पहले ही खबर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया था, है ना। तो उनकी डेथ के बाद लगभग 22 महीने बाद यहाँ पे क्या होता है, उनकी मदर एक और बेटे को जन्म देती हैं। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए। आपको न्यूज़ पता होगा, डिटेल में पता होगा, काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो छप रहे हैं, वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे। मैं इसमें डिस्कशन में इसलिए आया हूं क्योंकि आज के अखबार में पेज नंबर 6 पर यह टॉपिक बहुत डिटेल से मैंशनड है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन उसके बाद एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी किस चीज़ को लेकर हो रही है, अब ये जानना। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की जो मदर हैं नाम है चरण कौर, तो इनकी उम्र है 58, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेटे को जन्म देती हैं और वो कौन सी आप कह सकते हो एक ट्रीटमेंट यूज़ करके, उस ट्रीटमेंट का नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, डोंट वरी। अभी भी मैं आगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा होता क्या है IVF। तो ये ट्रीटमेंट यूज़ करके दोस्तों वो एक बेटे को जन्म देती हैं, लेकिन उनकी एज क्या है, 58, ठीक है। अब हमारे पास में जो IVF ट्रीटमेंट को लेकर प्रॉपर लॉ है, जो कानून है, वो क्या बोलता है, ज़रा इसको सुनना। हमारे पास में एक कानून है जिसका नाम है आर्ट रेगुलेशन एक्ट। आर्ट की फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021, 2021 का लॉ है। और इस लॉ के अंदर में जो सेक्शन 21 क्लॉज G सब क्लॉज I है, ये बोलता है कि जो एज लिमिट है इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, वो 21 से 50 साल हो सकती है बस। यानी 21 से 50 साल तक की लास्ट यही एज लिमिट है दोस्तों। लेकिन अभी यहाँ पे जो सिद्धू मूसेवाला की मदर हैं, जिन्होंने इस बेटे को जन्म दिया है अभी, वो उनकी एज 58 के आसपास है। तो ये लिमिट कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे वो क्रॉस हो चुकी है, उम्र थोड़ी ज़्यादा है लॉस के हिसाब से। तो बताया जा रहा है कि ये लॉस का वायलेशन हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार से बोला, भैया इस चीज़ को लेकर हमें रिपोर्ट चाहिए। पंजाब की सरकार आज कह रही है इनके पेरेंट से कि भाई हमें यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो रिपोर्ट है वो प्लीज़ दे दिया जाए, ठीक है। आप देख पाओगे ये टॉपिक्स जो हैं अभी लाइव मिनट के अंदर, बाकी सारे अखबार के अंदर में चर्चाओं में है कि भाई जो एज लिमिट है वो 21 से 50 साल है। तो 58 साल की उम्र में IVF का कैसे यूज़ किया गया, कौन कौन इसमें शामिल था, ज़रा इसके बारे में रिपोर्ट्स हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में चर्चा ये हुई। लेकिन दोस्तों अब हम अगर न्यूज़ को थोड़ा साइड करके एग्ज़ाम की तरफ चलें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये जो टेक्नोलॉजी या जो ट्रीटमेंट है IVF, ये है क्या। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दोस्तों काम कैसे करता है, ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। कुछ बेसिक से स्टेप हैं, आराम से आपको समझ में आएगा। अब होता यह है कि देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या करना है, फीमेल में जो एग प्रेजेंट है वो हमें एग लेना है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल क्या होगा, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा वॉम्ब के अंदर में धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है ना। धीरे धीरे यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वो एक बॉडी का शेप लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में वो केवल एक एग होता है। लेकिन इस एग को फर्टिलाइज करना होगा, फर्टिलाइज करेंगे तभी जाकर ये धीरे धीरे क्या करेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में शुरू होगा, यानी एक बॉडी का शेप लेना शुरू करेगा। तो इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी में से एग लिया गया। अब एग लेने के बाद में दोस्तों मेन का स्पर्म लिया गया, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो एग और स्पर्म दोनों का एक प्रिपरेशन रेडी किया गया।
और प्रिपरेशन रेडी करने के बाद में क्या होता है, जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद में थोड़े दिनों रखेंगे, देखेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। जो सेल्स हैं, देखो ये फर्टिलाइज एग है। अब फर्टिलाइज होने के बाद धीरे धीरे करके दिन ब दिन क्या होगा, इसमें जो सेल्स है बढ़ते चले जाएंगे। 2 स्टेज सेल हो गया, 4 सेल स्टेज हो गया, 8 सेल स्टेज हो गया, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर एट द लास्ट 20 सप्ताह में ये फीटस बन जाएगा, एक पूरे बेबी का शेप ले लेगा। ठीक है, अब होता है यहाँ पर यही है कि एग फर्टिलाइज हो गया। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद में थोड़े टाइम बाद जब देख रहे हैं हाँ ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो वो जो एग फर्टिलाइज हुआ है दोस्तों, उसको क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर उसी जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, फीमेल में हम उसी जगह पर प्लेस कर देंगे वॉर्म में। अब क्या होगा, वो जो फीमेल है वो अब प्रेगनेंसी की स्टेज में आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस होता है आईवीएफ का। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। रीज़न यहाँ पर अगर आपको देखना है तो दोस्तों, ये आईवीएफ स्पेशली जब मान लो यहाँ पर जो कपल्स हैं उनमें किसी में फर्टिलिटी का इशू आ रहा है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो फीमेल इनफर्टिलिटी बेसिकली कॉमन है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, है ना। तो उस केस के अंदर में ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर अगर आप देखो पाओगे ज़्यादा लोगों को, मतलब ज़्यादातर महिलाएं जिनका जो फेलोपियन ट्यूब है वो डैमेज हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है। फेलोपियन ट्यूब दोस्तों ये है, ठीक है, ये डैमेज हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो उस केस में भी यहाँ पर जो आईवीएफ है ये रेकमेंड किया जाता है। या फिर मेन की बात करेंगे, मेन जिनका स्पर्म काउंट बहुत लो है या उस हाई क्वालिटी का नहीं है ना, या हाई नंबर ऑफ, आप देख पाओगे जैसे मैंने बोला स्पर्म्स के अंदर में प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, एबनॉर्मल शेप है, तो उससे भी यहाँ पर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ये भी यहाँ पर एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से आईवीएफ का यूज़ किया जाता है ना। या फिर जैसे आपको बता ही चुका हूँ, जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें डैमेज हो या ब्लॉक हो जाए, ये एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से जो आईवीएफ है इसको अपनाना पड़ता है। क्लियर। अब ये जो ट्यूब है ये कई बार ब्लॉक हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, बहुत मतलब नॉर्मल कारण है इसके पीछे के। जैसे यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गया, कुछ सर्जरी वगैरह हुई है, तो उससे भी यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे ये जो आईवीएफ है इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब आईवीएफ क्या है ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया। ठीक है, अब लेकिन इसी में अगर हम लॉज में चलें तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो एक्ट है हमारा ये बोलता है कि जो एज लिमिट है वो 21 से 25 साल है। 25 साल नहीं, 21 से 50 साल, 50 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर मूसेवाला जी की जो मदर हैं चरण कौर, इनका जो एज है वो है 58। अभी देखते हैं आगे क्या क्या आता है, रिपोर्ट्स आते हैं, जो भी कुछ आएगा आगे डिस्कशन में आपको डिटेल से बता दूंगा। बट अभी के लिए यहाँ तक जानकारी थी तो वो हमारे लिए जानना ज़रूरी था। चलिए आते हैं एक और टॉपिक पर। आज के अखबार में दोस्तों एक और टॉपिक है, हमारे इकॉनमी के पेज पर प्रेजेंट है। बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है हम $1.1 बिलियन जो है ये बेल आउट फंड जो है वो पाकिस्तान को रिलीज़ करने वाले हैं, पाकिस्तान को देने वाले हैं। हुआ क्या है, जो पाकिस्तान है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, स्पेशली इकॉनमी की बात करेंगे, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। तो डेट भी यानी उधार बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर में। अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा संभालने के लिए ये पहुँचते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में कि भाई हमको थोड़ा सपोर्ट कर दो। और जब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गए, जब आईएमएफ ने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, तो उसके बाद फाइनली ये जो आईएमएफ है ये पाकिस्तान के साथ में एक एग्रीमेंट करता है कि हम आपको $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज देंगे और इसमें से अभी के लिए आपको $1.1 बिलियन रिलीज़ किया जाएगा। तो उस 3 बिलियन में से दोस्तों 1.1 बिलियन जो है अभी हम देने वाले हैं पाकिस्तान को, हम नहीं मतलब आईएमएफ देने वाला है। और ये बेसिकली दिया इसलिए जा रहा है ताकि जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो थोड़ा सा वो अपने आप को संभाल सकें। हालांकि वो किस तरीके से यूज़ करेंगे उस फंड का वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बीच में आपको पता होगा एक बहुत बड़ा इशू भी हो गया था जब इंडिया ने ये इशू उठाया कि भाई आईएमएफ को हमेशा ऐसा पैसा नहीं दे देना चाहिए, आईएमएफ को चेक करना चाहिए पाकिस्तान वो पैसे का कर क्या रहा है, सही जगह पर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर केवल अपना कर्जा चुकाने में लगे हैं या अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक करना भी यहाँ पर ज़रूरी है, समझ गए। तो ये भी चर्चाओं में चल रहा है। अब ये टॉपिक अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि भाई फंड दिया जा रहा है ना, पाकिस्तान यहाँ पे फंड मांगने गया है, तो ये न्यूज़ ज़्यादातर चर्चाओं में रहती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी कॉमन चीज़ नहीं है या फिर ज़्यादा एग्जाम के लिए रेलिवेंट चीज़ नहीं है। हाँ, अगर इकलौती रेलिवेंट चीज़ अगर आप दूसरे साइड से देखना चाहो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड घूम फिर के बार बार चर्चाओं में आ रहा है। हाँ, तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाइन है, ये ज़रूर से पता होनी चाहिए, दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है हमने इसको वर्ल्ड बैंक के साथ में बनाया था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो अब उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ की हालत ख़राब हो गए थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको वापस से खड़ा करने के लिए वर्ल्ड बैंक आया, आईएमएफ, इन दोनों को साथ में रेडी किया गया।
और दोनों जो बॉडीज़ है दोस्तों, इनको एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया गया था। यूएस में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दोनों बॉडीज़ को तैयार किया गया। इस वजह से इन दोनों बॉडीज़ को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्या हैं, और दो नाम दे दिए जाएंगे बॉडीज़ के, तो ध्यान रखिएगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं। आईएमएफ की बात करेंगे तो दोस्तों 190 से ज़्यादा देश इसके मेंबर्स हैं। भारत ऑलरेडी 27 दिसंबर 1945 में ही आईएमएफ को ज्वाइन कर चुका था। सवाल यह है कि आईएमएफ का पर्पज़ क्या है। इसका मेन पर्पज़ है कि जो दुनिया के अंदर में कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई अस्थिरता आती है, इनस्टेबिलिटी आती है, तो उसको संभालना, इकोनॉमिकल सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ताकि वो जो कंट्री है वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बना सके। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ऑलरेडी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर। चलिए आते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल के पीछे का ढेर सारा बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया, ये सब कुछ दोस्तों आपको पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। वो पीडीएफ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह भी आप आराम से निकाल सकोगे। दूसरी बात, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो आपका स्टोरेज वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उसे भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपको बेनिफिट्स पहुँच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे यार लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है, जिसको प्लीज़ आप लोग अचीव करवा सकते हैं। चलिए एक और आर्टिकल पर आते हैं। अभी ना हम आज एडिटोरियल थोड़ा पहले ले रहे हैं, कुछ एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत बढ़िया जानकारी है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। उसको थोड़ा सा हम फोकस में रख रहे हैं पहले, है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आज का एडिटोरियल सेशन पहले हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात हो रही है वायलेंस, होमलेसनेस एंड वेमेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। महिला के साथ में काफ़ी वायलेंस यानी हिंसा देखने को मिलती है, और उस हिंसा का प्रभाव महिला की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसको लेकर कुछ स्टैटिक डेटा यहाँ पर है, प्रेजेंट है। ये आर्टिकल ऐसा है जो कि आपको एसए में भी हेल्प कर सकता है, आपको उतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये 2 वेमेन हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। आइए जानते हैं इनकी जानकारी को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यही बता दूँ, ये जो पूरा लंबा इतना बड़ा सा एडिटोरियल आप देख पा रहे हो, इसको बिल्कुल समराइज़ कर दिया गया है। इसके जो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है वो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। ये आप देख पाओगे, इतना लंबा एडिटोरियल, इसको बस खाली 4 से 5 स्लाइड में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी भी मिलेगी। तो यही तरीका होता है। मैं आपको बताऊं, मेंस जो बोलते हैं ना, मेंस आंसर राइटिंग क्या है सर, काफ़ी लोग बोलते हैं सर मेंस आंसर राइटिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बड़ा सा एडिटोरियल, इसको आप 250 शब्दों में किस तरीके से समेट के लिख सकते हो। ऐसे समेट के लिख दो कि भाई सारी बातें भी कवर हो जाए, लेकिन वो 250 शब्दों में कवर हो जाए। भाई एक पैरा में आप उसको निकाल दो, तो वो होती है टेक्निक आंसर राइटिंग की। तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिटोरियल हो गया, इसकी समरी आओ फटाफट देखते हैं कि एग्जैक्टली आर्टिकल क्या बात करता है। तो आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कुछ फैक्ट्स के बारे में कि जो वायलेंस है वेमेन के साथ में, उनका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे पड़ रहा है। तो पहले तो राइटर बात करती हैं कि आखिरकार जो ये वायलेंस है वेमेन के साथ में, उसका स्टेटस, उसकी स्थिति क्या हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, स्पेशली जो 5th सर्वे था, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि लगभग 30% के आसपास जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 49 के बीच में है, वो अपने लाइफ में ऑलरेडी जो फिजिकल वायलेंस है वो फेस करती हुई आ रही हैं। उनके साथ में मारपीट वगैरह लंबे समय से हो रही है, और 6% ऐसी हैं जो सेक्सुअल वायलेंस यहाँ पर फेस करती हुई आ रही हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, ये जो वायलेंस हो रहा है उसके पीछे के मेन रीज़न, मेन कारण क्या है। पहला कारण अगर आप देख पाओगे तो नहीं, मतलब जो महिलाएं होमलेसनेस में आज के समय पर देखने को मिले, कई सारी महिलाएं अकेली रह रही हैं, है ना। ऐसा भी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी वेमेन ऐसी हैं जिनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है।
वो अपने घर को छोड़ चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो चाहती हैं, उनके साथ में ऐसा वायलेंस हो रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी वजह से वो चाहती हैं यहाँ पर अपने घर को छोड़ छाड़ के अलग जाकर रहना, अकेले रहना। और ऐसा कई सारे वेमेन कर भी चुकी हैं, जो कि प्रीडेटरी फादर या फिर कोई हस्बैंड है जो उस वेमेन की पूरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पर छोड़कर बाहर आ चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। फिर राइटर ने दूसरा पॉइंट मेंशन किया है, इनका ये भी कहना है कि जो ये वेमेन है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनको मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, बट हो क्या रहा है कि घरों में इनके साथ में वायलेंस हो रहा है, और वो वायलेंस कहीं ना कहीं इनके मेंटल हेल्थ को और बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दे रहा है। ऐसे कई केसेस हमको देखने को मिलते हैं। अब राइटर ने एक और चीज़ मेंशन की है, आखिरकार कौन कौन से रीजंस हैं अगर आप देखोगे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वेमेन के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर आप देखोगे तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी या ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें होती हैं इस प्रकार का मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस क्रिएट होना। प्लस कई बार वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरती हैं, या फिर कई बार जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है उससे गुजरती हैं। ये कौन सा डिप्रेशन है? ये डिप्रेशन बेसिकली एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें जो एक महिला है ना, अगर आप देखोगे तो एक बच्चे को जन्म देने के बाद में इस प्रकार का जो डिप्रेशन है वो यहाँ पर एक क्रिएट होता है। एक मेडिकल कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, मेडिकल कंडीशन है एक, तो ये भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर में एक इम्पैक्ट डालता है। समझ गए? फिर ये मैंने आपको बताई दिया ऊपर वाला पॉइंट। अब राइटर बोलते हैं यहाँ पर क्या क्या इसका लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ हो क्या रहा है कि हम लोग ना जो ये वायलेंस है वेमेन लाइफ के ऊपर में, उसका जो इम्पैक्ट है उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। बस खाली सोच लेते हैं कि हाँ वो घरेलू मामला होगा, अपना मामला है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सिचुएशन बेकार होती चली जा रही है, और बेकार होते होते यहाँ पर फिर एट द लास्ट कोई कह सकते हो ऑप्शन नहीं बचता। देन उसके बाद में उस वेमेन का जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे राइटर ने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि अगर ऐसा कुछ है सिनेरियो, हमें क्या करना चाहिए, उसके वे फॉरवर्ड्स में हमें क्या रखना चाहिए। तो पहला, एक्नॉलेजमेंट ऑफ वर्क। हमें ज़रूरत है कि हम वेमेन की जो ये काम है, स्पेशली वो काम कर रही हैं, फैमिली के लिए काम कर रही हैं, तो जो घर का काम होता है फैमिली के लिए, यहाँ पर सब केयर वगैरह है, वो एक अनपेड लेबर का काम है, उसको भी हमें कंपनसेट करना होगा, उसको एक पहचान देनी होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर करनी होगी। सेकेंड चीज़, क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्पेस। यहाँ पर कहीं ना कहीं वेमेन को एक सपोर्टिव नेटवर्क हमको देने की ज़रूरत है ताकि वो थोड़ा सा मजबूत महसूस कर सकें। देन उसके बाद में ओनरशिप राइट्स, वेमेन को थोड़े बेसिक इनकम देने ज़रूरी हैं, ऐसा राइटर का कहना है। मान लो कुछ ज़मीन है तो लैंड की ओनरशिप दे दी जाए, जिससे जो वेमेन है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके, है ना। और ये जो घर छोड़ने का काफ़ी सारे मैटर्स हैं वो यहाँ पर होने से बच जाएं, स्पेशली ये यहाँ पर कहना है। फिर उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो थिंकिंग है उसके ऊपर भी काम करना होगा। कई बार अगर आप देख पाओगे स्टीरियोटाइप यहाँ पर थिंकिंग होती है, पुराने ज़माने के हिसाब से यहाँ पर जो विचार हैं वो चल रहे होते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ कई बार देखने को मिलती है जहाँ पर मैन सबसे ऊपर है, उस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। तो ये दोनों वेमेन हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच भी होना चाहिए। एक सोल्यूशन और है कि महिला के ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर वायलेंस का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसको समझने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स, इनोवेटिव रिसर्च, ये सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, है ना, ताकि हम उसके लिए कुछ काम कर सकें। और ये जो वायलेंस है, इसे डीप रूटेड वायलेंस है, इसके लिए हम कोई उपाय निकाल सकें, अवेयरनेस इसके बारे में फैला सकें। क्लियर? चलिए आते हैं एक और आर्टिकल के ऊपर में। आज की द हिंदू अखबार में दोस्तों टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले पढ़ा दिया था, पता होगा। कर्नाटका ने कुछ प्रकार के कलरिंग एजेंट्स के ऊपर में बैन लगा दिया है ना। तो वो कलरिंग एजेंट्स कौन से हैं? 2 एजेंट्स हैं दोस्तों जिसके ऊपर बैन लगाया गया है। एक तो रोडामाइन जिसके बारे में हम डिस्कस करते ही हैं, एक और एजेंट है अभी जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस आर्टिकल में इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए जा रहा हूँ ना पढ़ के, बस खाली यार 2 स्लाइड ये ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। तो हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने बैन लगाया 2 प्रकार के कलरिंग एजेंट्स पर। कुछ ऐसे एजेंट्स जिनका यूज़ करते हैं हम कलर देने के लिए, जैसे कॉटन कैंडी, यहाँ पर बुढ़िया के बाल जिसको बोलते हैं, कॉटन कैंडी जो बनाई जाती है, ये पिंक कलर की इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें एक
कह सकते हो कि कलरिंग एजेंट मिलाया गया है और जो कि बहुत खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। उस एजेंट का नाम है रोडामाइन बी। ये कॉटन कैंडी में मिलाया जाता है दोस्तों। और गोभी मंचूरियन जो चीज़ है, गोभी मंचूरियन में कह सकते हो कलर डालने के लिए एक और कलरिंग एजेंट का यूज़ होता है, उसका नाम है टार्ट्रेजाइन। और ये दोनों की दोनों चीज़ें बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक है। रोडामाइन बी का यूज़ हम एज अ कलरिंग एजेंट खाने पीने की चीज़ों में कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल दोस्तों कलर करने में सिंथेटिक डाइज, कलरिंग सिल्क, जूट, लेदर, कॉटन, ऊन, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स में उनका यूज़ होता है। और फिर आती है दूसरे वाले एजेंट की बात, तो यह है टार्ट्रेजाइन। ये ब्राइट येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी सस्ता मिलता है और एक कलर देने का काम करता है। येलो कलर कहीं पे चढ़ाना है तो इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया है कि हमारा भाई एक कानून है, उसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन एक्ट 2011। तो इसको लेकर एक प्रॉपर लॉ है, जिसमें अगर मान लो इसकी एक लिस्ट है, ठीक है, इस लॉ के अंदर में उस लिस्ट में जो जो एजेंट मिले हैं, जो जो कलरिंग एजेंट हैं, वो तो परमिटेड हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें जो एजेंट प्रेजेंट नहीं है वो परमिटेड नहीं है, क्योंकि इन पे टेस्टिंग नहीं हुई है, वो खतरनाक है बॉडी के लिए। और ये जो दोनों एजेंट है दोस्तों, ये भी इनको भी परमिशन नहीं मिला इसके अंदर में, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक इंसान के लिए घातक हो सकता है। तो रोडामाइन बी और टार्ट्रेजाइन दोनों ही चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है क्या है ये, तो कलरिंग एजेंट से ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। एक और एडिटोरियल है जो कि बहुत रेलिवेंट है, राजीव भाटिया साहब ने लिखा है। मैं कहूँगा ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहीं पर लिख सको तो लिख लेना, स्टार लगा लेना। राइटर यहाँ पर बात करते हैं कि आज के समय पर सभी लोग फोकस कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन पर, आज के समय पर फोकस लोग कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के ऊपर में, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन दोनों के ऊपर। लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना होगा केवल इंडियन ओशन में। चाइना पैर पसार रहा है इंडियन ओशन में, उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। राइटर ने यहाँ पर सब कुछ बताया है कि आखिरकार ये पूरा मैटर क्या है, इस मैटर से संबंधित दिक्कतें क्या हैं, और फिर एट द लास्ट भारत के पास में ऑप्शंस क्या हैं, इसके सोल्यूशन क्या हैं। नाउ आप खुद देख पा रहे होंगे इस लंबे चौड़े एडिटोरियल को हम कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने वाले हैं। ये बेसिक जानकारी आपकी सारी आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जो भारत सरकार है, इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल फोकस किया है पहले कुछ समय पर इंडो पैसिफिक रीजन पर। अब इंडो पैसिफिक रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। और यहीं पर जो क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज है, अच्छा वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कई बार पढ़ा रखा है, बहुत ही सरल सा इसका आंसर है, फटाफट बताओ क्वाड में कौन से 4 देश हैं। तो वो 4 देश कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि चाइना का जो अग्रेशन है इस पर्टिकुलर रीजन में उसको रोका जा सके। लेकिन दोस्तों हम इतना ज़्यादा झुक गए इंडो पैसिफिक की तरफ कि हमने इंडियन ओशन की तरफ अटेंशन देना बंद कर दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती हमारी हुई। अब राइटर बोलते हैं कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपना जो फोकस है ये वापस से इंडो पैसिफिक से घुमाकर इंडियन ओशन पर लेकर जाएं। भाई इंडियन ओशन अभी भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होगा। ये सब छोड़ दो, पहले इस वाले एरिया की बात करो, इस पर थोड़ा अटेंशन डालो। रीज़न, कारण है, कारण नंबर 1, क्योंकि अभी आपको पता है भारत और मालदीव्स के संबंध हो चुके हैं खराब। ये इंडिया है, नीचे यहीं मालदीव्स है पास में, संबंध खराब हो चुके हैं क्योंकि मालदीव्स में पिछले साल इलेक्शंस होते हैं, जिसके बाद एक प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद मुइज़ू जो है वो एंटी इंडिया हैं, भारत से काफ़ी नफरत है उन्हें, और वो प्रो चाइना है, चाइना से काफ़ी प्यार है ना। तो चाइना से कई सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, और चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना मतलब, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मालदीव्स और चाइना ने मिलकर हाल ही में एक नया एग्रीमेंट भी अनाउंस कर लिया है, जिसमें मतलब कुछ सीक्रेट मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह चाइना प्रोवाइड करवाने वाला है। एक तरफ मालदीव्स भारत की मिलिट्री को तो यहाँ से निकाल रहा है मालदीव से, लेकिन चाइना को ये एक्सेस दे रहा है, चाइना को यहाँ पर बैठा रहा है। तो ये अगेन हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन है कि इंडिया के जस्ट बराबर में आकर फिर ये बॉर्डर के पास में इश्यूज क्रिएट करेगा चाइना हमारे साथ में, हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब दूसरा रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमें इंडियन ओशन पर फोकस करना होगा? भाई इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा। भाई अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन है, नदर्न इंडियन ओशन है, ये अगर आप इंडियन ओशन को देखोगे स्पेशली, तो इसका ये वेस्टर्न सेक्शन हो गया, ये हो गया ईस्टर्न साइड, ये हो गया नॉर्थ साइड। ऊपर का हिस्सा यहीं पर आपको रेड सी नजर आएगा। रेड सी से कई सारे जहाज इस तरीके से निकल कर जाते हैं और ऊपर सुएज कनाल से होते हुए ऊपर यूरोप में पहुंचते हैं।
लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय पर आपको पता है इजराइल और हमास की जो लड़ाई हुई, इस युद्ध के बाद में यमन लगातार इजराइल के सपोर्ट में, स्पेशली जो यमन में हूथी रेबल्स हैं। और फिर जब यहाँ से जब व्यापार होता है, जहाज आते जाते रहते हैं, तो उन जहाज के ऊपर ये हूथी रेबल्स लगातार अटैक कर रहे हैं। इंडिया के जहाज के ऊपर वो अटैक कर चुके हैं। तो इस वजह से भी हमें अब इंडो पैसिफिक से ज़्यादा इंडियन ओशन के ऊपर स्पेशल फोकस करना होगा कि भैया हमारा इस पर शांति बनाई जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ हूथी रेबल्स मजबूत होते चले जा रहे हैं। वो लगातार जहाज़ों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी जहाज़ हो, स्पेशली जिसका कनेक्शन इजराइल के साथ में है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हैं, पैलेस्टीन के सपोर्ट में। तीसरा रीज़न यहाँ पर क्या है इंडियन ओशन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का, वो है हमारा चाइना की स्ट्रैटेजी। चाइना की रणनीति अगर आप देखोगे दोस्तों, तो उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। जैसे इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं, जिबूटी हो गया, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर में ग्वादर पोर्ट बना लिया, जिबूटी में अपना पोर्ट बना लिया, म्यांमार में पोर्ट बना लिया, हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका में बना लिया। यहाँ पर चाइना अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो गया, यहीं पर जिबूटी का पोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। फिर उसके बाद में इस तरीके से मालदीव्स में अभी आ चुका है, श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट हो गया, म्यांमार का हो गया, बांग्लादेश का एक पोर्ट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी नेवी को प्रेजेंट कर रहा है, और जिससे इंडिया के चारों तरफ इसने एक घेराव, एक माला सी बूंदी है, जो कि अगेन कंसर्निंग सिचुएशन है। तो हमें अपनी अटेंशन यहाँ पर ज़्यादा देनी होगी, चारों तरफ फैलावा करने की बजाय। समझ गए। अब राइटर बोलते हैं एक और चीज़, यूरोपियन नेशंस का जो रोल है दोस्तों, वो इंडियन ओशन में ज़्यादा है नहीं। हालांकि यूरोपियन नेशंस थोड़े बहुत अपना मुद्दा उठाते हैं कि भाई चाइना साउथ चाइना सी में फालतू का क्लेम करता है, कंट्रीज़ को परेशान कर रहा है, लेकिन यूरोप काफ़ी दूर है चाइना से, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है, वो भी इंडियन ओशन पर कुछ बोलते नहीं है। तो हमें खुद से यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैटर को हैंडल करना होगा, इस वजह से फोकस करना ज़रूरी है। अब राइटर बोलते हैं फोकस करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसका सोल्यूशन है क्या आखिरकार। सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन यह है कि हमें इंडियन ओशन रीजन को प्रायोरिटी पर रखना होगा। प्रायोरिटी पर रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी और इम्प्रूव करनी होगी, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। दूसरा कदम हम उठा सकते हैं, IORA और CSC नाम के जो दो ग्रुप हैं, इनको मजबूत करना, क्योंकि आज ये ग्रुप केवल नाम के और किताबों पे लिखे हुए ग्रुप रह गए हैं, इनका कोई ज़्यादा काम नहीं बचा है। अच्छा, क्या है ये ग्रुप? IORA का मतलब है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इस पर्टिकुलर ग्रुप में दोस्तों ये सारी कंट्रीज आती हैं, सीचेल्स, कोमोरोस, सिंगापुर, मडागास्कर, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तांजानिया, जो भी यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन ओशन के आसपास हैं, ये सब आती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप जो है ना, ये लंबे समय से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है। एक और ग्रुप है CSC करके। अब ये CSC क्या है? यह है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी कुछ ही कंट्रीज़ हैं। इसमें अगर आप CSC में देखोगे तो इसमें आपको नज़र आएगा श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडिया है, मॉरिशस है, बांग्लादेश, सीचेल्स इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर में, ये भी सही से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में मालदीव्स का रोल है, और स्पेशली CSC के अंदर मालदीव्स का रोल है। अब मालदीव्स जो है चाइना की तरफ ज़्यादा झुक चुका है, तो क्या फ़ायदा इस ग्रुप का? ये ग्रुप यहाँ पे फोकस कर रहे थे इंडियन ओशन रीजन के प्रोटेक्शन के ऊपर में। इनका मेन काम था चाइना जैसी कंट्री इस रीजन में अग्रेशन ना दिखाए, लेकिन इस ग्रुप में ही फूट डल चुकी है, क्योंकि इस ग्रुप का ही मेंबर क्या कर रहा है, चाइना के प्रति ज़्यादा अपना झुकाव दिखा रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन करना होगा कि हमें इन ग्रुप्स को रिव्यू करना होगा, और रिव्यू करते करते भैया कहीं पर कमियां दिख रही हैं, उनको कमियों को सुधारो। और कमियां अगर नहीं सुधारते हो तो राइटर ने एक बढ़िया सोल्यूशन दिया, आप एक नया ग्रुप बना दो, नया ऑर्गेनाइजेशन, और फालतू के देशों को उस ऑर्गेनाइजेशन में रखना ही मत। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा एक संगठन बनाओ, और उसके अंदर में हम केवल कुछ कंट्रीज रखेंगे, 4 देश बस। वो 4 देश कौन से होंगे? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मॉरिशस। और 4 आइलैंड वाले कंट्रीज रख लेंगे, मॉरिशस, सीचेल्स, कोमोरोस एंड मडागास्कर। सॉरी, ये म्यांमार था। तो ये बस 8 कंट्रीज आप रखो, और उनका फोकस होना चाहिए भाई मालदीव आप चाहे कुछ भी करते रहे, हमारा मेन फोकस है हम इंडियन ओशन की सुरक्षा करेंगे तो करेंगे, हमारा टेंशन यहाँ पे रहेगा, हम चाइना को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सब मिलकर मालदीव पर प्रेशर डालेंगे कि आपने ऐसा नहीं करना होगा। समझ गए? तो ये हम कदम उठा सकते हैं, राइटर का कहना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपनी इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को मजबूत करते रहना होगा,
क्योंकि अगर आप वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडियन नेवी 7वीं सबसे ज़्यादा ताकतवर नौसेना है। लेकिन दोस्तों चाइना अभी बहुत आगे है। तो चाइना हमारे लिए जो एक थ्रेट बन रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए इंडिया को नया बजट लाना होगा, स्पेशली नेवी के लिए, ताकि उसको और स्ट्रांग बना सके, क्योंकि इंडियन ओशन में मेन काम हमारे नेवी का होगा। ठीक है, और हमें इसको हमारी भारत की नेवी को ये 7वें पोजीशन से उठाकर तीसरे या चौथे सबसे स्ट्रांगेस्ट पोजीशन पर लाकर रखना होगा, तब एक दबदबा बनेगा। समझ गए? तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आप लोग भी यहाँ पर देख पा रहे हो, और बहुत काम का आर्टिकल है ये। तो ये डिस्कशन ऐसी क्वालिटी का यहाँ पर हो चुका है। एक और एडिटोरियल लाइव मिनट का है, क्योंकि आपको पता है ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है दोस्तों, इस एनालिसिस में केवल ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ कवर कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए चल रहे हैं, हर एक सोर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट में आप कोई मंथली मैगजीन उठाओ या ना उठाओ तो भी काम हो जाएगा, उठा लोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि वो यही सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं आगे आपको। ठीक है, चलिए लाइव मिनट का टॉपिक है, यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी गड़बड़ा रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें चाइना से अपनी जो निर्भरता है वो ख़त्म करनी है, यानी चाइना के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको ख़त्म करनी है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो चाइना से लगातार व्यापार पे व्यापार बढ़ता चले जा रहा है। तो यहाँ पर ये 3 राइटर्स हैं, वी अनंत नागेश्वरन, प्राची सिंगल, मीरा उन्नीकृष्णन, इन तीनों ने मिलकर इस एडिटोरियल को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। क्या है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़, आओ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जानेंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में और क्या उपाय होंगे वो भी यहाँ पर समझाए जाएंगे, क्योंकि उपाय पढ़ने ज़रूरी होते हैं। आपके क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अभी भी चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। और ये डिपेंडेंसी केवल एक ही नहीं, अगर हम किसी और दूसरे देश से कोई सामान मंगा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, उसमें भी चाइनीज़ कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी घूम फिर के चाइना पर आ ही रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टैट के बारे में जानते हैं, डेटा क्या बोलता है। पहली बात, अगर आप देखोगे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब इंडिया को घाटा हो रहा है चाइना के साथ में। इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो चाइना के साथ में अगर व्यापार देखोगे तो उसमें लगातार भारत को घाटा हो रहा है। साल 2022 में ये चाइना और भारत का व्यापार 84.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंचा। 2021 के कंपैरिजन में 2022 में 27% तक बढ़ोतरी हुई व्यापार में। तो इंडिया की डिपेंडेंस कम हो रही है, बढ़ रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। ऑब्वियसली हम फंसते चले जा रहे हैं इस चेन में। कुछ और कंट्री से अगर हम कुछ मटेरियल मंगाते हैं तो उसमें भी चाइनीज कंपोनेंट इस्तेमाल है, क्योंकि चाइना ने मार्केट ही इस तरीके से कैप्चर कर रखा है। फिर अगर आप देखोगे तो 2022 तक तो पता चल गया कि हाँ व्यापार बढ़ रहा है। उसके अलावा एवरेज तौर पर बताया जा रहा है 23% जो भारत के फॉरेन सोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं। डीपर रिलायंस पड़ रहा है, यानी बहुत गहराई से हम उसके ऊपर निर्भर हैं। तीसरा, इंक्रीज डिपेंडेंसी ओवर टाइम, जैसे बताया समय के साथ में डिपेंडेंसी कम होने की बजाय बढ़ रही है। साल 2000 में कह सकते हो कि जो चाइनीज इनपुट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी वो 5% के आसपास थी, और वही निर्भरता बढ़ बढ़कर 2022 में 23% के आसपास हो चुकी है। ये 23% बढ़ोतरी हुई है। और इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि यहाँ पर इंडियन सेक्टर की बात करेंगे, जैसे बेसिक मेटल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ये इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादातर हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहीं से ये सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें कई सारे मेथड इस्तेमाल करेगा ये डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे बॉल्डविन स्टडी को कलेक्ट किया गया है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसीज चेक की हैं, OECD का यहाँ पर टेबल लगाया गया है जिसके बेसिस पर ये डेटा निकाला है। तो मेथड जो है कलेक्ट करने के अलग अलग हैं। एट द लास्ट हमें राइटर का वे फॉरवर्ड जानना होगा, राइटर क्या कहना चाहते हैं, कि मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा। दिक्कत तो बता दी, उपाय क्या है ये भी बता दो। उपाय में राइटर बोलते हैं इस निर्भरता को कम करने के लिए इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। आज जो हम केवल एक देश से सामान मंगा रहे हैं, और देखो सिंपल सी बात है यार, व्यापार इतना बड़े लेवल पर है, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर में चाइना के साथ में व्यापार हो रहा है, तो एक रात में तो हम कट नहीं कर सकते, या एक साल में तो कट नहीं कर सकते। धीरे धीरे काम होगा, धीरे धीरे यहाँ पर चाइना के ऊपर निर्भरता कम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग कंट्रीज़ को एज अ सोर्स देखना होगा। भाई अलग अलग जो देश हैं
उनसे सामान मंगाओ। भाई ये प्रोडक्ट जो चाइना से मंगा रहे हैं हम अब इस देश से मंगाएंगे, वहाँ का बना हुआ, फिर ये मंगा रहे हैं ये दूसरे देश से मंगाएंगे। तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, केवल एक देश के ऊपर में निर्भरता हमारी नहीं रहेगी। तो उसके साथ में रिलेशंस रहें या ना रहें तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यही अप्रोच हमें लेकर चलनी होगी, जिससे हम ट्रेड डेफिसिट के ऊपर में थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रख पाएंगे। समझ गए दोस्तों, ये हो गया वे फॉरवर्ड। मज़ा आ रहा है। एक और आर्टिकल अब है ये इंडियन एक्सप्रेस का, एक्सप्लेन सेक्शन पर यहाँ पर पब्लिश्ड है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हो। बात हो रही है ओशन के टेम्परेचर के बारे में। हमारे समुद्र का जो टेम्परेचर है, तापमान है, लगातार बढ़ता चले जा रहा है। उसके पीछे के कारण क्या है, उपाय क्या है, वो हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है राइटर ने। यहाँ पे राइटर हैं अलिन चौहान जी। क्या बोलते हैं आओ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं फिर से बोलता हूँ, कई लोग पूछते हैं सर राइटर के नाम ध्यान रखना है, कभी भी नहीं ध्यान रखना। राइटर का नाम वगैरह यार कुछ नहीं पूछा जाता है, प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। केवल आर्टिकल पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट समझो, बात खत्म। कुछ लिखना है तो लिख लो। तो अब ये जो बड़ा सा एडिटोरियल है और इसको भी तोड़ मरोड़ के समझते हैं आखिरकार मामला क्या है, इसके भी शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में कहना है ओशन टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस आर्टिकल में ये फोकस किया गया है कि ओशन टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, समुद्र का तापमान इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक इंसान खुद उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। अब पहले यहाँ पर स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है वो जान लेते हैं, तभी तो आगे की बात होगी। स्थिति यह है कि दोस्तों फरवरी 2024 में, यानी इसी साल की बात हो रही है, दुनिया भर का जो समुद्र का टेम्परेचर है ये था 21.06 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर 1979 से लेकर अभी तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है। यानी ज़्यादा गर्म आपको अब की बार समुद्र देखने को मिले 2024 में। और 2023 में भी ये रिकॉर्ड्स टूट गए थे, 20.98 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था अगस्त से लेकर, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो टेम्परेचर्स एक्सेप्शनल लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। सवाल यह है कि मेन कारण क्या है, जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है। रीज़न नंबर 1 ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की खुद की हरकत। दोस्तों 19th सेंचुरी से लगातार फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, लकड़ी, कोयला सब जला रहे हैं हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन उससे हो क्या रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। और वो पॉल्यूशन ही तो ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रहा है, वही तो प्रदूषण है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी नंबर 1 पॉइंट। दूसरा ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब है अब इंसान ने तो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर दिया, अब 90% जो एक्स्ट्रा हीट है दोस्तों, जो यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेस है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। अब यहाँ पर ये जो हीट निकल रही है वो ओशन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसके चक्कर में जो ओशन से उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। फिर वेदर के पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, कभी हमें एल नीनो, कभी ला नीना इवेंट देखने को मिल रहा है, कभी इधर का वाटर गर्म हो रहा है, कभी उधर का वाटर गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टेम्परेचर के अंदर इशू आ रहा है। फिर एक और रीज़न बताया गया है, वो है सहारा डेजर्ट के अंदर में थोड़ा सा अब की बार कमी देखने को मिलना। सहारा डेजर्ट क्या है, अफ्रीका में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, कई सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, ये आप देख पाओगे, है ना। अफ्रीका के नॉर्थ वाले पोर्शन में है ये सहारा डेजर्ट। होता क्या है, यहाँ पर जब हवा चलती है ना तो बहुत सारी जो धूल मिट्टी है वो उड़ते हुए जाती है एटलांटिक की साइड में, ठीक है। अब ऊपर की साइड में यहाँ पर चली जाती है उड़ते उड़ते, वहाँ पर कह सकते हो कि अगर आप देखोगे एक परछाई सी बना देती है, जब उड़ते जाती है तो एक शैडो सा बन जाती है। जब शैडो सी बन जाती है ना तो जो सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो उन मिट्टी के ऊपर रह जाती है, वो बर्फ़ तक नहीं पहुंच पाती नीचे तक। टेम्परेचर इस चक्कर में कंट्रोल रहता है। लेकिन हो क्या रहा है, अब की बार जो डस्ट है ये कम ब्लो हुआ है, तो डस्ट कम ब्लो होने की वजह से क्या हुआ है, सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो डायरेक्ट मिला, सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हुई नजर आई दोस्तों। तो इसके चक्कर में जो ओशंस के टेम्परेचर हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुए ऊपर वाले पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। तो अब की बार ये जो डस्ट है वो इधर की साइड आया नहीं, जिस चक्कर में ये जो समुद्र है हिस्सा है इक्वेटर के पास में ये ज़्यादा गर्म हो गया। समझ गए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो इससे चिंताएं क्या है, इसका इशू क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे पहली समस्या है इसकी वजह से जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है, अब समुद्र के अंदर में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट असर पड़ेगा। भाई ओशंस जितने वार्म होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर डिसरप्शन क्रिएट होगा मैरीन लाइफ के अंदर में, स्पेशली जो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और फाइटोप्लैंक्टन कई सारे एनिमल्स खाने का काम करते हैं, उनका जो खाना है वो नहीं मिल पाएगा।
फूड चेन का डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत कोरल ब्लीचिंग। आपको पता होगा समुद्र में इस प्रकार से रंग बिरंगे बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वैसे ये इसको हम कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल। अभी जो कोरल है ना, ये बहुत खूबसूरत सा लगता है। कई सारी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो कोरल पर डिपेंडेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, वहाँ की टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। लोग समुद्र के अंदर ये कोरल रेत देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, अपना सूट वगैरह पहन के। तो टूरिज्म में भी पोटेंशियल इसको मिलता है। अब हुआ क्या है दोस्तों, जब जब ये पानी गर्म होगा, इससे जो ये कोरल है ये ख़राब हो जाएगी, कोरल में ब्लीचिंग हो जाएगी, इसका जो सुंदरता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब ये ख़त्म कैसे होगी? क्योंकि ये जो कोरल जिंदा है ना, ये एक प्रकार की काई के ऊपर जिंदा होता है। वो काई इस कोरल के बिना नहीं रह सकती, कोरल इस काई के बिना नहीं रह सकता। तो आपस में ये दोनों का एक कनेक्शन है, कोरल और एल्गाई का। तो जब पानी गर्म होता है तो उस गर्म पानी की वजह से ये जो एल्गाई है वो जी नहीं पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती। अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कोरल नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो कोरल ख़त्म होते होते दोस्तों यहाँ पर इसका जो रंग वगैरह है वो सब पूरी तरह से उड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। अब बात आती है एक और असर पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, ओशंस अगर वार्म होंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में प्रेजेंट जानवर हैं, वो इधर से उधर ट्रैवल करना शुरू कर जाएंगे। तो उनका जो माइग्रेटरी पैटर्न्स हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। स्टॉर्म्स बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब ओशंस गर्म होंगे तो ज़्यादा भयंकर तूफान वगैरह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा, ऊपर जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होंगी, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, बाहरी बारिश होगी, है ना, ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस होंगे, ज़्यादा तबाही मचने के चांसेस होंगे। फिर यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि भाई यहाँ पर जो सी सरफेस का टेम्परेचर है 2024 में अपने आप में ज़्यादा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब सवाल ये है कि चलो हमने जान लिया भाई ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके उपाय क्या है। अब एट द लास्ट इसका सलूशन क्या हो सकता है? तो राइटर ने इसके उपाय के बारे में यहाँ पर सुझाव दिया। सलूशन ये है कि जो ये समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जो ये टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहला काम करना होगा हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी पोल्यूशन के ऊपर में रोक लगाना होगा। अगर हमने ये प्रदूषण नहीं रोका तो आप समझ भी नहीं सकते, या फिर कह सकते हो नहीं रोक सकते इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ने से। तो जो ओशंस हैं 90% जो एक्सेस हीट है वो ये समुद्र ही अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस हीट को जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा रहेगा। भाई एमिशंस कम कर लो, एकदम से बंद नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। तो उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस हमारा किया जा सकता है। तो ये होता है अपना यहाँ पर एडिटोरियल समाप्त, ठीक है। बाकी दोस्तों बीच में मैं कुछ आर्टिकल्स और लाया था, वो मैंने अभी बीच के लिए रोक दिए हैं क्योंकि आज वीडियो लेट है। तो वीडियो हम शॉर्ट रख रहे हैं, कोई बात नहीं, डिस्कस हो जाएंगे, तो परेशान ना होइएगा। मुझे पता है आपके 2 आर्टिकल और रह जा रहे हैं, मैं बस खाली एक मौका देख रहा हूँ यार। जैसे मुझे थोड़ा सा ऐसा टाइम मिलता है कि आर्टिकल्स कम इंपॉर्टेंट है तो मैं उसी दिन सब इंक्लूड कर दूंगा, तो वहीं पर मैटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना है। मुझे याद है भाई कौन सा आर्टिकल आपका रह गया है, कौन सा नहीं रह गया है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना सर आपने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं है, मुझे याद रहेगा वो, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हुए। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।